हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आपको वैद्युत रेखाओं के गुण के बारे में पढ़ाया था, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम आज जो पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम बेसिकली कहते किससे हैं, तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है मेरा Q, इसका कोई भी एक वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कोई एक सूक्ष्म चार्ज ले आता हूँ, कोई भी प्लस Q चार्ज मान लीजिए, यहाँ पे भी कोई आ गया। अब इस चार्ज के कारण इस पर जितना बल लग रहा होगा, ठीक है, और इस चार्ज के मान के अनुपात को हम जो कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अभी हम जब फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, ये समझिए कि ये कोई भी चार्ज है और इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र होगा, और कोई जो सूक्ष्म चार्ज आएगा उसके कारण, इसके कारण जो इस पर बल लग रहा है और इसका जो मान होगा इस चार्ज का, तो F अपॉन क्या हो जाएगा, इस चार्ज का मान लीजिए Q0 है। तो ये जो इन दोनों का अनुपात है इसको हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर, किस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का मतलब है अनुपात, कि एक तो जो उस पर जितना बल लग रहा है तथा उसके जो मान है उसका अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगर मान लीजिए पेपर में पूछता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब चलिए इसका हम एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे, आइए देखते हैं। मान लिया कि अतः यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, मान लीजिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र है और उसमें जो परीक्षण आवेश रखा हमने उसको क्या माना Q0, पर लगने वाला बल, उस पर जो बल लग रहा है उसे क्या माना हमने F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = F/Q0। मतलब जो हमारा बल लग रहा है और जो हमारा उस परीक्षण आवेश का मान है, दोनों का अनुपात, उसको हम क्या कह रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और जो मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया वो भी इसी के अनुसार दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, जैसा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सदिश है अदिश, वो कैसे देखेंगे। अब F क्या है मेरी, बल क्या है, बल हमारी सदिश राशि है। तो बल क्या होती है, सदिश राशि, ठीक है। और जो मेरी Q0 है वो क्या है, अदिश राशि। तो सदिश अपॉन अदिश जो होता है मेरा सदिश ही होता है। वही मैंने यहाँ लिख रखा है कि बल F एक सदिश राशि है तथा आवेश Q0 एक अदिश राशि है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी एक सदिश राशि होगी। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि होगी, क्योंकि इसका एक परिमाण भी होगा, मतलब इसका एक मान भी होगा और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। और वही जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा F = मैंने बताया आपको Q, मतलब E = जो F/Q0 था, और वहीं से अगर हम F की वैल्यू निकालें तो क्या आता है E × Q। तो वही यहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर जो बल लग रहा होगा, मतलब जो F की वैल्यू होगी वो F = हम QE से निकाल सकते हैं। और अब मैं इसके मात्रक की बात करूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो E = क्या होता है दोस्तों, E = होता है मेरा F/Q। F का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। और अब मैं इसकी विमा भी मैंने निकाल रखी है, क्योंकि अब क्या होता है एग्जाम्स में एक ही नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इसका मात्रक बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है और उसकी विमा क्या होती है। तो यहाँ मैंने विमा निकाल रखी, जैसे कि आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में बताया था कि जो F का जो मात्रक होता है, मतलब जो बल का मात्रक होता है वो क्या होता है जो बल की विमा होती है वो mLT-2 होती है। और कूलाम है जो Q, उसकी विमा क्या हो जाएगी, AT हो जाएगी, क्योंकि Q = क्या होता है दोस्तों, I × T होता है ना। तो I को हम किससे लिखते हैं, I को हम एम्पियर से लिखते हैं, तो एम्पियर, और टाइम को हम T से लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगी। और जो इसकी विमा निकालेंगे तो कितनी आ रही है, mLT-3A-1। और अगर हमने विमा निकाल ली है तो इसका एम्पियर्स पद्धति में जो मात्रक है वो भी आसानी से बता सकते हैं। M को हम किससे लिखते हैं, kg से लिखते हैं। लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं MKS पद्धति में, और टाइम को हम सेकेंड, और A को हम एम्पियर। तो क्या हो गया,
किग्रा मीटर सेकेंड की पावर -3 एम्पियर इनवर्स। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। आगे मैंने एक डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, बहुत से पेपर में 2 नंबर की आ जाती है। जब मैं इंटर में था तो भी 2 नंबर की डेरिवेशन आई थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसे। क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने माना कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसका डायग्राम देखते हैं। ये रहा आपका दोस्तों प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है किसी ऐसे माध्यम में जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है। आगे पढ़ते हैं। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में, जो आवेश प्लस क्यू द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो मेरा ये प्लस क्यू चार्ज है, इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, वहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, अब हम ऐसे तो तीव्रता बता नहीं सकते, तो हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं और वहाँ हमने एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रख दिया। अब हम बता सकते हैं कि उसकी तीव्रता कितनी होगी। ये जो हमारे F इक्वल टू, मैंने E इक्वल टू क्या पढ़ा था फॉर्मूला, F अपॉन जो मेरा परीक्षण आवेश होता है उसका जो मान है वो। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है। इसके लिए माना कि बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट स्थित है। देखिए बिंदु P पर एक धन आवेश प्लस क्यू नॉट है ना, तो हमने सीधे क्या किया है यहाँ पे F इक्वल टू, देखिए अब परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले वैद्युत बल का मान। अब इसके कारण इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। फोर्स कैसे निकालते हैं हम, कूलाम के नियम से निकालते हैं। तो कूलाम का नियम क्या कहता था, 1/4πε0, और ये K है जो मेरा माध्यम का परावैद्युतांक है, और दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देते थे Q इंटू क्यू नॉट, और जो दोनों बीच की दूरी थी उसका स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो F इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या निकल गया, ये मेरा बल निकल गया। और आप जानते हैं जैसा कि E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा कि इस क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है मेरा 1/4πε0 Q अपॉन R²। और आपको मात्रक मालूम है कि न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। अब K की वैल्यू क्या होती है निर्वात अथवा वायु के लिए, 1 होती है। तो निर्वात अथवा वायु की केस में क्या हो जाएगा, K की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मेरा क्या आ जाता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो ये जो मेरा है, ये मेरा पूरा डेरिवेशन एक छोटा सा डेरिवेशन था। और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अगर जो न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा शायद इसके बाद की वीडियो के बाद वाली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको न्यूमेरिकल, तो वहाँ ये जो फॉर्मूला है ये उपयोग में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, कि वैद्युत इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव। तो पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि कोई भी 2 बिंदु आवेश हों, उन दोनों का मान तो एक ही हो पर वो एक दूसरे के विपरीत हों, और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। ठीक है, तो हम स्टेटमेंट के थ्रू चलते हैं। क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, निकाय मतलब सिस्टम है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, 2 बराबर हैं आवेश बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ये जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको याद रखिएगा कि किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और जो उसका फॉर्मूला का क्या होता है वो कैसे निकालते हैं, देखिए E इक्वल टू क्या है, एक जो मेरा बिंदु आवेश है Q, और जो दोनों के बीच की दूरी है क्या है 2L। तो P इक्वल टू क्या आ रहा है 2QL। तो यहाँ पे देखिए निकाल भी रखा है, माना कि वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -Q और +Q हैं तथा उनके बीच अल्प दूरी 2L मीटर है, तब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, तो Q इंटू 2L है। तो कितना हो जाएगा 2QL। जो किसी एक
आवेश को ले लिया हमने और जो बीच की दूरी थी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो मेरा क्या निकल जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकल जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है कि अदिश, ये भी देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा क्या है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, और इसमें दिशा है और इसका कोई ना कोई मान भी होगा तो इसकी क्या है, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। देखिए कूलाम मीटर कैसे मालूम चल रहा है, ये हमारा क्यू है, क्यू की मात्रक कूलाम हो गया और एल का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। तथा विमीय सूत्र LDA है। ये विमीय सूत्र भी बहुत से एग्जाम में लिखने को आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है। एक उदाहरण समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ देखने को मिलता है। तो जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि अनेक अणु जैसे HCl, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, HCl हो गया, H2O हो गया, HBr, NH3, CH4 वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। क्यों होते हैं भाई, ये भी देख लीजिए। हम यह जानते हैं कि प्रत्येक अणु में 2 अथवा अधिक परमाणु होते हैं। किसी भी आप अणु जो होता है, मेरा एटम होता है, उसमें 2 से अधिक परमाणु होंगे, ठीक है। परमाणु में धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जानते हैं कि एक परमाणु में क्या होता है, एक नाभिक होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ अणुओं में परमाणुओं के नाभिक व उनके इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था इस प्रकार होती है कि अणु के एक सिरे पर धनावेश होता है तथा दूसरे पर उतना ही ऋणावेश होता है। तो ये अगर मान लीजिए ये मेरा कोई भी एक अणु है, यहाँ पर एक सिरे पर कोई भी आवेश है जिसका मान है +Q और यहाँ पर एक कोई आवेश है जिसका मान है -Q, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक ही है। तो ये क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहे हैं। तो जो ये हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, HCl हो गया, H2O हो गया, HBr हो गया, NH3 और CH4, इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।